जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 14 एंड 15 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। फंडामेंटल राइट्स चल रहा है, आर्टिकल नंबर 14 to 18 है ना, राइट टू इक्वालिटी, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 14 और 15 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट करके देख सकते हैं ना फ्रेंड्स। आर्टिकल नंबर 16 में क्या है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरी को लेकर हमारे संविधान के अंदर क्या क्या प्रोविजन है वो हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। बार बार की तरह इस वीडियो में भी है ना फ्रेंड्स, अपने पास हार्ड कॉपी खोल के रखिए, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ना आप जाके हाईलाइट करके फिर बाद में फिर आपको कहीं बार रिवीजन करना होगा किताब को, है ना फ्रेंड्स। दैट्स वाई अपने पास हमेशा हार्ड कॉपी खोल के होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी टाइप के एग्जाम्स के लिए तैयारी करें और जीएस पढ़ना चाहते हो मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस के साथ। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा। जो आर्टिकल नंबर 16 है ना फ्रेंड्स, हमारे संविधान के अंदर किससे रिलेटेड है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी नौकरी को लेके क्या क्या संविधान है। देखिए आर्टिकल नंबर 16 क्या कहते हैं ना फ्रेंड्स, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इट्स सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट्स टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, यानी कि जितने भी सरकारी नौकरी होगा ना फ्रेंड्स, हर किसी को क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा। हर भारत के नागरिकों के लिए सारों को क्या होगा, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेके इवन की अपॉइंटमेंट्स को लेके भी हर किसी को क्या होगा, इक्वालिटी होगा ना, इक्वल होगा। आपको किसी भी टाइप के भेदभाव नहीं होना चाहिए सरकारी नौकरी में, है ना। जैसे कि आपके रिलीजन को लेके, आपके रेस को लेके, कास्ट को लेके, आप मेल हो या फीमेल है, इस बात को लेके, डिसेंड को लेके, आपके प्लेस ऑफ बर्थ को लेके और आपके रेजिडेंस को लेके, इन चीज़ों को लेके किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सरकारी नौकरी के अंदर। दैट मीन्स हर किसी को सरकारी नौकरी में क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या अपॉइंटमेंट हो ना, किसी भी सरकारी ऑफिस के अंदर। यह है आपके आर्टिकल नंबर 16। फिर भी हमारे है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 16 में कुछ एक्सेप्शन है, वो क्या क्या है एक एक पॉइंट करके हम समझेंगे। आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है ना फ्रेंड्स, कि हमारा पार्लियामेंट जो है ना वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी स्टेट के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर। अब उस स्टेट के अंदर छोटे छोटे है ना लोकल अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट होते हैं, इन सारों के लिए ना हमारा पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ए। अब इस डिस्ट्रिक्ट ए में पोस्ट हैं, बहुत सारे पोस्ट एडवर्टाइज हो चुके हैं ना, कि भाई वहाँ के पॉपुलेशन के लिए ना, लोकल पॉपुलेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं ना, ये हमारा पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ना, ये है हमारा पार्लियामेंट के पास पावर है। इसको चलते चलते पार्लियामेंट में एक्ट पास होते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंट एक्ट ऑफ 1957, जो आगे चलते चलते 1974 में एक्सपायर हो जाते हैं, जो मैंने पहले की वीडियो में आपके साथ ये जो एक्ट है ना अच्छे से डिस्कस किया था ना, एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, वो आप पहले की वीडियो अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन क्या है ना फ्रेंड्स, कि हमारा गवर्नमेंट जो है ना रिजर्वेशन दे सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के, है ना, लोअर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि हर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को सरकार को क्या करना है, उठाना है ना, तब जाके तो हमारे कंट्री डेवलप करेगी, है ना। दैट्स वाई हमारा जो सरकार है ना फ्रेंड्स, रिजर्वेशन दे सकते हैं हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लोअर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए ना, अगर उनके पास एडुकेट जॉब नहीं होगा ना, तब जाके सरकार रिजर्वेशन दे सकते हैं हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए ना। थर्ड एक्सेप्शन क्या है ना फ्रेंड्स, ए लॉ कैन प्रोवाइड दैट द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस related to religious or denominational institution or a member of its governing body should belong to the particular religion or denomination. That means कोई भी किसी है ना टाइप के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होगा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए गवर्निंग बॉडी चाहिए ना, कि आर्टिकल 16 क्या कहते हैं कि वहाँ जो है ना मेंबर्स जो होगा ना फ्रेंड्स, वो अपने ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के ही रख सकते हैं। दैट मीन्स आर्टिकल 16 का कोई वायलेशन नहीं है ना। ये मान के चलो कोई ट्रस्ट है, पर्टिकुलर ट्रस्ट है ना, अब उन पर्टिकुलर ट्रस्ट को चलाने के लिए गवर्निंग बॉडी चाहिए ना, वहाँ के मेंबर्स चाहिए, मेंबर्स को है ना वहाँ की पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही लोगों के लिए रख सकते हैं। ये कहते हैं आपके आर्टिकल नंबर 16। ये दैट मीन्स आर्टिकल 16 का कोई वायलेशन या नहीं है ना। ये है एक्सेप्शन नंबर थर्ड। एक्सेप्शन नंबर फोर्थ क्या है ना फ्रेंड्स, कि स्टेट जो है ना 10% रिजर्वेशन दे सकते हैं किन के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन के लिए ना। दैट मीन्स स्टेट जो है ना फ्रेंड्स, हमारा गवर्नमेंट जो है ना प्रोविजन दे सकते हैं इन मैटर्स ऑफ रिजर्वेशन 10% किन के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ऑफ सिटीजन, जितने भी हमारे कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिकली जिनका एनुअल इनकम बहुत ज़्यादा कम होता है ना, उनके लिए
10% रिजर्वेशन दे सकते हैं। अब ये सरकार खुद नोटिफाई करते हैं टाइम टू टाइम कि इनका इनकम क्या है ना। ये आपके 4 एक्सेप्शंस, ये आप याद रखिए। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना फ्रेंड्स, ये है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन क्या है देखिए, 1979 में अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोरारजी देसाई है ना, मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है 1953 में। कमीशन का नाम क्या है वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ना। अब चेयरमैन के कौन होता है इस कमीशन का, बीपी मंडल, दैट्स वाई इस कमीशन का नाम ही है मंडल कमीशन। और ये मंडल कमीशन क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेट करते हैं इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस एंड सजेस्ट मेजर फॉर देयर एडवांसमेंट। जो आर्टिकल नंबर 340 है ना फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यही बैकवर्ड क्लासेस के ना क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं ना फ्रेंड्स मंडल कमीशन की, जो भाई सोशली और इकोनॉमिकली जो लोअर सेक्शन है ना पॉपुलेशन में, उनके एडवांसमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं सरकार को। टाइम आते आते 1980 का, 1980 में क्या करते हैं कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और कमीशन में क्या लिखा होता है ना फ्रेंड्स, 3743 यानी दैट मीन्स 3743 कास्ट को किसके अंदर डाल देते हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है ना। अब ये 3743 है ना फ्रेंड्स, इस ये कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है हमारे, 52%। बट ये जो 52% है ना फ्रेंड्स, एक्सक्लूडिंग SCs एंड STs के रेस्ट जितने भी आते हैं ना 52% वो डाल दिया किसके अंदर, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर। अब इन तीनों को मिला के ना, तीनों को मिला के सरकार को कितने परसेंट लाना था, 50% ऑफ रिजर्वेशन है ना। दैट मीन्स 27% रिकमेंड किया इस कमीशन ने किन के लिए, OBCs के लिए यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। रेस्ट जो SCs एंड STs है ना फ्रेंड्स, तीनों को मिला करके कितना बनाना था, 50% है ना। इसके चलते 27% कोटा किन के लिए रिकमेंड किया मंडल कमीशन ने, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। 1990 का टाइम आते हैं VP सिंह गवर्नमेंट ने, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब के थे VP सिंह है ना। VP सिंह ने डिक्लेयर किया 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स फॉर OBCs, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन देने की बात की है ना। 1991 आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब के नरसिम्हा राव जी के, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 2 चेंजेस इसके अंदर। पहला चेंजेस क्या किया ना फ्रेंड्स, 27% रिजर्वेशन कोटा तो रखा, बट इसमें क्या किया, एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखा है ना, कि भाई जिसका सबसे मतलब इनकम कम होता है ना, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखा पहले चेंज में है ना। बट 27% जो कोटा था ना इसमें कंटिन्यू रखा। सेकंड क्या रखा ना फ्रेंड्स, रिजर्वेशन रखा 10% किन के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन के लिए। बट ये जो 10% दे रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए किसके अंदर, जिनके पास ऑलरेडी स्कीम्स हैं है ना। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कोई पर्सन होगा A, पर्सन होगा, दूसरा पर्सन होगा B। अब ये जो A वाला पर्सन है ना फ्रेंड्स, ये होगा इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है ना, ये बिलोंग करता होगा ये पर्सन। बट इसके पास ऑलरेडी स्कीम है ना ऑलरेडी, उसके पास वो रिजर्वेशन को बेनिफिट ले रहा है। अब वो पर्सन है ना इस रिजर्वेशन को नहीं ले सकते हैं, ये बोला था आपके सेकंड चेंजेस में, जो लाया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंदर है ना 1991 में। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे यहाँ तक। इसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये केस पहुँच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ना। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 के अंदर डाल देते हैं, और प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हैज़ बीन एग्जामाइन थॉरोली बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स इस चीज़ को थॉरोली एग्जामाइन करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं देखिए इस केस को लेके, कि भाई जो आप 10% दे रहे हो ना इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, उसको क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिजेक्ट किया। और जो बाकी 27% जो कोटा रखा है ना OBCs के लिए, इसको कंटिन्यू वैलिड किया, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया। बट इसमें कुछ क्राइटेरिया ज़रूर रखा सुप्रीम कोर्ट ने। क्या क्या रखा देखिए, जो एडवांस सेक्शन है ना फ्रेंड्स, जो हमने पिछले के वीडियो में भी डिस्कस किया था क्रीमी लेयर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो पर्सन A होगा, पर्सन A बिलोंग करता होगा किससे, अदर बैकवर्ड क्लासेस है ना। बट वो ठीक ठाक पोस्ट पे होगा है ना, ग्रुप A के ऑफिसर होगा, वो इस चीज़ को नहीं ले सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि वो क्रीमी लेयर से ना ठीक ठाक उसका इनकम है। ये बोला था इस 27% के कोटा में फर्स्ट क्राइटेरिया जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा, कि भाई द एडवांस सेक्शन अमंग द OBC द क्रीमी लेयर शुड एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ रिजर्वेशन। कि भाई ये जो रिजर्वेशन है ना,
इसमें जो ओबीसी के अंदर जितने भी क्रीमी लेयर के पॉपुलेशन सेक्शन है ना, उनको यहाँ आप यहाँ नहीं दे सकते। ये सरकार को है ना दिया, पहला क्राइटेरिया रखा सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सरकार को, है ना। सेकंड क्या रखा ना फ्रेंड्स, जो प्रमोशंस होते हैं ना, अलग अलग सरकारी मुलाजिम में प्रमोशंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया इसमें कि ये कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन था क्रीमी लेयर, सेकंड क्या है कि भाई जो आप प्रमोशन दे रहे हो ना सरकारी मुलाजिम में, ये रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन शुड बी कन्फाइंड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट ओनली, है ना। खाली जो है ना फ्रेंड्स, जैसे कोई फॉर एग्जांपल पर्सन मान के चलो आप पर्सन ए इज़ बिलोंग टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी ओबीसी क्लासेस, है ना, क्लास से बिलोंग करता होगा। अब वो किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और उसमें पर्सन ए क्या हो गया, वो जॉब ले लेते हैं ना। अब इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, वो खाली इनिशियल पीरियड के लिए, यानी कि जिस टाइम वो फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तब जाके इस रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। रेस्ट अगर वो आगे जाके पोस्ट में है ना प्रमोशन के लिए ये रिजर्वेशन नहीं रखा, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कंडीशन रखा 27% ऑफ कोटा के लिए ना। जो एग्जिस्टिंग था ना फ्रेंड्स प्रमोशंस के लिए, ये कंटिन्यू रखा कब तक, 1997 तक, उसके बाद ये ख़त्म की गई, है ना। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या था कि जो प्रमोशंस के अंदर जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो ना, ये इसके अंदर नहीं होना चाहिए। खाली कब, जब तक वो इनिशियल पीरियड में जब वो फॉर्म फिल करने जाएंगे ना, तब जाके इसमें आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हो। ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया रखा सुप्रीम कोर्ट ने। थर्ड क्या क्राइटेरिया रखा ना फ्रेंड्स, द टोटल रिजर्व कोटा शुड नॉट एक्सीड 50% एक्सेप्ट इन सम ऑर्डिनरी सिचुएशंस, दिस रूल शुड बी अप्लाइड एवरी ईयर। कि भाई जो 50% है ना कोटा है ना जो फ्रेंड्स, इसमें खाली 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये खाली है ना एक्सेप्ट इन सम ऑर्डिनरी सिचुएशंस के लिए आप रख सकते हो ना। दैट मीन्स कोई जॉब आ रहा है उसमें है ना फ्रेंड्स, उसमें आप 50% से ज़्यादा नहीं जा सकते हो। ये एक क्राइटेरिया रखा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, और ये हर साल चलेगी ना। हर साल जितने भी है ना ओबीसी के मतलब पॉपुलेशन के लिए कोई कोटा आ रहा है, पोस्ट आ रहा है ना, उसमें क्या है ना, उसमें 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए ना पोस्ट के अंदर, ये ओबीसी वालों के लिए, और ये हर साल चलेगी। ये एक क्राइटेरिया रखा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। फोर्थ क्या है ना फ्रेंड्स, ये जो 50% रखा है ना, ये कैरी फॉरवर्ड रूल, आप पॉइंट नंबर डी में आप पढ़ सकते हो, द कैरी फॉरवर्ड रूल इन केस ऑफ अनफिल्ड बैकलॉग वैकेंसीज इज वैलिड बट इट शुड नॉट वायलेट 50% रूल, है ना। जो 50% रूल जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था ना क्राइटेरिया, कि भाई आप इस 50% रूल को आप वायलेट नहीं कर सकते हो। दैट मीन कैरी फॉरवर्ड, अगर वो 53% होगा फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अब ये 50% ही रखना है। अगर इसने आपने 53% है ना, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते हो। ये जो है ना, या 47% ही आया इस साल के लिए, फॉर एग्जांपल आप मान के चलो। अब ये जो 3% जो रहते हैं ना 50% बनाने के लिए, ये जो 3% है ना, ये कैरी फॉरवर्ड रूल मीन्स ये नेक्स्ट ईयर के लिए आप रिजर्व रख सकते हैं। ये एक रूल बोला, इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल, है ना। अगर आप इसको है ना बड़ा चढ़ा के ऊपर नीचे करेंगे ना, ये नहीं कर सकते। ये एक क्राइटेरिया था सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। और इसके बाद क्या किया ना फ्रेंड्स, ए परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया, शुड बी एस्टेब्लिश टू एग्जामाइन कंप्लेन और इंक्लूजन अंडर इंक्लूजन इन लिस्ट ऑफ ओबीसी। एक स्टैट्यूटरी कमीशन को बनाया कि भाई इसके अंदर लिस्ट के अंदर क्या ज़्यादा है कम है, इस चीज़ को है ना फुलफिल करने के लिए। ये एक पॉइंट था। ये है आपके कुछ क्राइटेरिया जो सुप्रीम कोर्ट ने 27% जो कोटा ओबीसी को दे रहा है ना फ्रेंड्स, मंडल कमीशन के हिसाब से, इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए आप खुद समझ सकते हो। इसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, और कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद क्या होता है, रामनंदन कमिटी वाज अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसीज, इट सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1993 विच वाज एक्सेप्टेड, है ना। रामनंदन कमेटी को अपॉइंट करते हैं क्रीमी लेयर, जो जितने भी क्रीमी लेयर होता है ना ओबीसी के अंदर, उसको एग्जामाइन करने के लिए। चलते चलते 1993 में रामनंदन कमेटी ना अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं सरकार को। इसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, 1993 में एक कमीशन सेटअप करते हैं सरकार, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये आप याद रखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन 1993 बाय एन एक्ट बाय पार्लियामेंट। इट इज़ मैंडेट टू एग्जामाइन द कंपेलेंस ऑफ अंडर इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन एंड नॉन इंक्लूजन ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस फॉर द पर्पस ऑफ जॉब रिजर्वेशन, है ना। इनके जॉब रिजर्वेशन के लिए ना कितने हैं, इसमें कितना कम है ज़्यादा है, इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया 1993 में ना। इस पर्पज़ के लिए, जॉब रिजर्वेशन के पर्पज़ के लिए 102 अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 2018 में ना, हमारे मोदी जी के गवर्नमेंट में ना, सरकार में।
102 अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 2018 में, कन्फर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं किसको, बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अब, है ना, कौन सा, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल बैकवर्ड क्लासेस। फॉर दिस पर्पस एक न्यू आर्टिकल बनाया, आर्टिकल नंबर 338B। अब 338 क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338A क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, 338B क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, ये डाल दिया 102 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 में, ये आप याद रखिए। इसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू नलीफाई द रूलिंग विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। अब प्रमोशंस के लिए भी एक गवर्नमेंट क्या करती है, प्रमोशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि भाई जो प्रमोशंस हो रहे हैं ना ओबीसी के अंदर, इनके लिए रिजर्वेशन नहीं होगा, क्या 27% जो आप कोटा दे रहे हो। इसके लिए क्या किया सरकार ने, 77th अमेंडमेंट एक्ट पास किया 1995 में। इसमें क्या बोल रहे हैं, इट एडिड ए न्यू प्रोविजंस इन आर्टिकल 16, है ना, और एक प्रोविजंस ऐड किया हमारे आर्टिकल 16 के अंदर, that empowers state to provide reservation of promotions in any service under the state in favor of SCs and STs that are not adequately represented in the state service। अब इसमें क्या बोला ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 16 जो है ना हमारे, जो आपकी जॉब को लेके ना 77 अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 1995 में। इसमें क्या बोला ना फ्रेंड्स, इसमें सरकार अपने हिसाब से एम्पावर, सरकार किसी भी चीज़ को, नौकरी को लेके ना, प्रमोशंस के अंदर भी क्या बोला कि हम रिजर्वेशन दे देंगे, किसको, किन को दे देंगे, इन फेवर ऑफ STs एंड SCs, जो ST और SC के पॉपुलेशन है ना उनको हम प्रमोशन के अंदर भी क्या देने के लिए बोला सरकार ने, रिजर्वेशन। अगेन इन 85th, फिर उसके बाद क्या होता है ना, 85th अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 2001 में, प्रोवाइड फॉर कंसिक्वेशनल सीनियरिटी इन केस ऑफ प्रमोशन ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ rule of reservation for the government service belonging to the SCs and STs with retrospective effect from June 1995। कि भाई जो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है ना 2001 में, इसमें क्या बोला कि हम कंसिक्वेशनल सीनियरिटी भी दे देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए 2 पर्सन होगा, पर्सन ए एंड पर्सन बी, पर्सन ए इज़ बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, पर्सन बी इज़ बिलोंग टू ST कैटेगरी या SC कैटेगरी, है ना, आप मान के चलिए। अब दोनों के है ना फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट हुआ है 2020 में, आप मान के चलिए। अब जो कंसिक्वेशनल सीनियरिटी है ना, कि जो पर्सन बी वाला है ना, जो ST या SC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा ना, उसको 2019 माना जाएगा। अपॉइंटमेंट दोनों का 2020 में हुआ था ना, अब उससे और एक सीनियरिटी दे दी जाएगी ना उसको, तब जाके ये होता है कॉन्सिक्वेशनल सीनियरिटी, कि किसी भी ST और SC जितने भी पॉपुलेशन है ना, हम उनको क्या देंगे, कंसिक्वेशनल सीनियरिटी। ये बोला था आपके 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। एक बार फिर से समझते हैं फ्रेंड्स, ये जो रिजर्वेशन है ना इन प्रमोशंस, जितने भी जॉब्स है ना सरकारी नौकरी, इनके अंदर प्रमोशंस तो होते ही है। इसके लिए सरकार ने एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया 1995 में, 77th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995। इसमें क्या ऐड किया ना फ्रेंड्स, हमारे आर्टिकल 16 में और एक प्रोविजंस को ऐड किया। अब इस प्रोविजन में क्या लिखा था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ एनी सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में, SC और ST के लोगों के लिए ना, अगर उनके पास कोई एडुकेट जॉब नहीं होगा ना, उनके प्रमोशंस के लिए। और अमेंडमेंट एक्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि आप प्रमोशंस में रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो, है ना, बट सरकार ने क्या किया, रिजर्वेशन दे दिया प्रमोशंस के अंदर भी 77th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 के हिसाब से। ये हो गया एक बात। सेकंड क्या हुआ ना फ्रेंड्स, 85th अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 2001 में, उसके अंदर क्या दिया, कॉन्सिक्वेशनल सीनियरिटी, कि भाई 2 पर्सन होगा A एंड B, अगर वो दोनों का अपॉइंटमेंट होता है 2020 में, तो जो SC या ST के पॉपुलेशन में कोई बंदा होगा ना, उसको 2019 का माना जाएगा। दैट मीन्स वो सीनियर हो गया ना पर्सन B से। ये हो गया कॉन्सिक्वेशनल सीनियरिटी। ये होता है आपके आर्टिकल नंबर अमेंडमेंट 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 के हिसाब से। ये हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है ना फ्रेंड्स, द रूलिंग विद रिगार्ड टू बैकलॉग वैकेंसीज वॉज नलिफाइड बाय द 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000। और एक अमेंडमेंट एक्ट पास होता है फ्रेंड्स 81st, है ना, यानी 81th अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 2001 में। अब इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना कि भाई आप जो कैरी फॉरवर्ड रूल वाला वो इसमें ख़त्म कर देती है। इसमें क्या होता है ना, it added another new provisions in Article 16 that empowers the state to consider the unfilled reserved vacancies of a year as a separate class of vacancies to be filled up in
एनी सक्सीडिंग ईयर और ईयर्स, कि भाई जो आपने पिछले साल के जो जैसे फॉर एग्जांपल 50% करना होगा ना सरकार को, अब वो कुछ सीट्स ऐसे ही रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, ये आप नेक्स्ट ईयर के लिए रखिए, फिर आप पूरा 50%, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर आएंगे अब मान के चलो 45% है ना, अब वो इस साल के लिए जो आप नेक्स्ट ईयर पिछले साल के अगर 5% बचा होगा ना, वो इसमें डाल देंगे पूरा 50% करने के लिए। अब ये जो 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है ना फ्रेंड्स, सरकार ने क्या बोला, नहीं 50% अलग होगा, जो पिछले जो 5% जो बचा होगा ना वो अलग होगा, उनके लिए अलग वैकेंसीज दे दी जाएगी। इस बात के लिए और एक अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 है ना। ये आप समझ सकते हो, कैरी फॉरवर्ड रूल को गवर्नमेंट ने इसमें है ना इग्नोर किया। Such classes of vacancies are not to be combined with vacancies of the year in which they are being filled to determine the ceiling of 50% of reservation on total number of vacancies of that year. In brief, it ends 50% of ceiling on reservation in backlog vacancies. जो backlog vacancies में जो 50% बोला था ना सुप्रीम कोर्ट में, इसमें क्या बोला कि भाई अगर 50% इस साल के लिए ना, वो इसी साल के लिए होगा। जो पिछले साल जो 5% बचा होगा ना, अगर 45% पिछले साल फिल किया होगा बट 5% वहाँ पे रह गया होगा ना, वो अलग फील की जाएगी और 50% इस साल के लिए वो अलग अपने ही जगह पे होंगी। ये दैट मीन्स इसने क्या किया, जो बैकलॉग वैकेंसीज जो बोला था ना कैरी फॉरवर्ड रूल को, इसको किया सरकार ने ख़त्म, है ना। ये हुआ 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000। इसके बाद और एक होता है फ्रेंड्स 76th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 1994 में। इसने क्या किया था, तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट बनाया था ना 1994 में, जिसको डाल दिया 9th शेड्यूल के अंदर, हमारे संविधान के अंदर 9th शेड्यूल है ना, उसके अंदर डाल दिया था ये 76th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994, जो सीट रिजर्वेशन रखा था किसके लिए, तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 है ना। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, इसको क्यों डाल दिया 9th शेड्यूल में, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, है ना। अब जुडिशियल रिव्यू के हिसाब हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि भाई 50% ही होना चाहिए। अब जो अगर तमिलनाडु में जाएंगे ना फ्रेंड्स, इट प्रोवाइड फॉर 69% ऑफ रिजर्वेशन। अब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कितने हैं 50%, बट यहाँ पे क्या है 69%। दैट मीन्स इसको बचा के रखा किससे, जुडिशियल रिव्यू से, इसीलिए इसको किस में डाल दिया 9th शेड्यूल के अंदर, है ना। अब इसके क्या क्या है वो हम और एक वीडियो अलग सा एक वीडियो एक दिन बनाएंगे, अच्छे से वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फॉर एक्सीडिंग 50% सीलिंग, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना कि भाई 50% ही होना चाहिए, बट तमिलनाडु में अगर आप जाएंगे ना वहाँ पे 69% है। आप ये किस के लिए है, क्यों है, वो हम और एक वीडियो अच्छे से बनाएंगे ना। दैट मीन्स 76th अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 1994 में, जिसको तमिलनाडु के रिजर्वेशन एक्ट है ना, तमिलनाडु के लिए अलग अलग सा रिजर्वेशन है 69%, वो डाल दिया 9th शेड्यूल के अंदर। किससे बचने के लिए, जुडिशियल, है ना, फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए 9th शेड्यूल में डाल दिया। वो क्यों डाल दिया, किस लिए है, वो हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। ये है आपके कुछ पॉइंट है ना फ्रेंड्स, ये आप समझिए। इसके बाद है फ्रेंड्स लास्ट है आज का, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो 10% हमने पिछले एक्सेप्शन डी में डिस्कस किया था ना, उसके लिए क्या क्या प्रावधान से हमारे संविधान में हमें एक एक करके देखेंगे। जो एक्सेप्शन नंबर डी है ना फ्रेंड्स, 10% जो बोला था, वॉज एडेड बाय द 103 अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 2019 में, है ना। इसमें डाल दिया हमारे सरकार ने, है ना। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू एन ऑर्डर इन 2019 प्रोवाइडिंग 10% ऑफ रिजर्वेशन देते हैं किन के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसके अंदर जिनके कम मिनिमम इनकम बहुत ज़्यादा कम होता है ना फ्रेंड्स, इनके लिए डाल दिया किसमें, इस 10% के रिजर्वेशन के लिए, है ना। इसके लिए एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 2019 में, है ना। किसके लिए, सिविल पोस्ट एंड सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन कैन बी अवेल्ड बाय द पर्सन बिलोंगिंग टू द EVS हैं, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हु आर नॉट कवर्ड। पर उसके अंदर है ना फ्रेंड्स SCs, STs एंड OBCs नहीं आएंगे। इसमें खाली कौन आएंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, जो हमने ऑलरेडी आर्टिकल नंबर 15 में डिस्कस किया था, है ना। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन ज़रूर है फ्रेंड्स। इसमें क्या एक्सेप्शन है देखिए, फर्दर द साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट, जो बड़े बड़े साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट है ना, उनके लिए ये रिजर्वेशन नहीं है ना। अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पर्सन होगा ना, अगर वो इन पोस्ट के लिए जाएंगे ना, साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट, इनके लिए ये रिजर्वेशन नहीं है। जैसे कि द पोस्ट शुड बी ग्रेडेड अबव द लोअर ग्रेड ऑफ ग्रुप ए ऑफ द सर्विस कंसर्न,
दे शुड बी क्लासिफाइड साइंटिफिक एंड टेक्निकल इन टर्म्स ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑर्डर 1961 के हिसाब से होगा ना, वो इस रिजर्वेशन में नहीं आएंगे। साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट फॉर विच क्वालिफिकेशन इन नेचुरल साइंस और एग्जैक्ट साइंस और अप्लाइड साइंस और इन टेक्नोलॉजी एंड प्रिस्क्राइब एंड द इनकम्बेंट्स ऑफ विच हैव टू यूज़ दैट नॉलेज इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़, है ना। इसके लिए तो अच्छे से मतलब बहुत टॉप लेवल की नॉलेज है ना, इसको सरकार ने इसमें नहीं डाल दिया ना इस रिजर्वेशन में। द पोस्ट शुड बी ऑफ द कंडक्टिंग रिसर्च फॉर ऑर्गेनाइजिंग गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग रिसर्च, है ना। बड़े बड़े रिसर्च के अंदर सरकार ने इसको अलग रखा है ना। ये है आपके कुछ आज के टॉपिक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।